घर पे बुलडोजर दे कुछ भी नहीं हो सकता। तो वहीं विधानसभा से निलंबित किए गए सचिन यादव ने कहा कि वो सिर्फ राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बहस की मांग कर रहे थे। उन पर राम मंदिर का अपमान करने के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। नियम 311 में नोटिस दिया था चढ़ावा चोरी को लेकर। हम लोगों की मांग थी कि चढ़ावा चोरी को लेकर सदन की कार्रवाई रोके उस पर चर्चा हो, लेकिन लगातार सरकार उसको दबाने का काम करी। सरकार ने उस मांग को रिजेक्ट कर दिया। सरकार ने कहा कि ये रीसेंट मुद्दा नहीं है। भाई इससे बड़ा मुद्दा क्या है, इससे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? चढ़ावा चोरी भगवान प्रभु श्री राम जी के यहाँ से चोरी हुई है। क्या इस पर जनता सवाल पूछ रही है? गाँव में लोग सवाल पूछ रहे हैं। वही सवाल को हम लोग सदन में उठाना चाहते थे, सरकार उस पर चर्चा नहीं चाहती थी। तो विधानसभा में हुए हंगामे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया कि समाजवादी पार्टी का काम अगर विधानसभा की कार्यवाही में हंगामा करना, शोर शराबा करना और बाधा डालना है तो उसे अपना नाम बदलकर हल्ला गुल्ला पार्टी रख लेना चाहिए। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि हल्ला और हमला समाजवादी पार्टी की पहचान है। ये समाजवादी पार्टी का शौक और सगल है। इन्होंने हमेशा से इनका लोकतांत्रिक मूल्यों पर कभी विश्वास नहीं रहा है। हम सब जानते हैं कि हल्ला बोल जिस पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहा हो वो लोकतांत्रिक कैसे कही जा सकती है। हल्ला बोल पर ये विश्वास करते हैं। कभी मीडिया पर हमला करते हैं, कभी संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करते हैं। और अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में विपक्ष पर तीखा हमला बोला। योगी ने कहा कि ट्रस्ट के पत्र के बाद सरकार ने एसआईटी गठित की और कोर्ट के निर्देश पर उसका पुनर्गठन भी किया गया। एसआईटी की पहली रिपोर्ट के बाद ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज कराई। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 1100 से ज्यादा कर्मचारी की जांच के बाद में आरोपियों की पहचान की गई है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि राम मंदिर के मामले में राज्य सरकार सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोर्ट के आदेश के बाद एसआईटी में बदलाव भी किया गया है। संसद के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसदों और नेताओं का जो आचरण रहा है, संतों के प्रति जिस प्रकार के आक्षेप वहां किए गए, ये सीधे सीधे सनातन धर्म का अपमान है। पूरे प्रकरण में जो लोग पकड़े गए हैं इनका भारतीय जनता पार्टी या साधु संतों से कोई लेना देना नहीं। और उधर अयोध्या में चढ़ावा चोरी मामले की जांच तेज हो गई है। राम मंदिर ट्रस्ट के कार्यकारी महासचिव कृष्ण मोहन कल बैंक पहुंचे थे, जहां पर 5 सदस्यीय ऑडिट टीम ने वित्तीय लेन देन और सोने चांदी के रिकॉर्ड्स का ऑडिट किया। कृष्ण मोहन ने कहा कि वो बैंकिंग प्रक्रिया समझ रहे हैं, जबकि एसआईटी जांच पर टिप्पणी करने से उन्होंने इनकार कर दिया। हम अपना काम कर रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, बस इतना ही कहना है। ठीक है, हमें चार्ज लेना होता है। ठीक है, बैंक ने पहले हमको ऑथराइज नहीं किया था, अभी ऑथराइज किया है। तो जो हमारा बैंकिंग का सिस्टम है उसको समझ रहा हूँ, उसके बारे में मैं आता हूँ। और उधर अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने तपस्वी छावनी पहुंचकर जगत गुरु परमहंस आचार्य से मुलाकात की। बंद कमरे में हुई चर्चा के बाद परमहंस आचार्य ने चंपत राय की भूमिका की जमकर सराहना की और कहा कि उन्होंने अयोध्या में ही अंतिम सांस तक रहने का संकल्प लिया है। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने चंपत राय की आलोचना करने वालों पर हमला बोला और उनके योगदान का सम्मान करने की अपील की। आदरणीय श्री चंपत राय जी ने, हम सब साधु संतों ने आग्रह किया कि आपके नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। 500 वर्षों से जो प्रतीक्षित राम मंदिर था, जो लोगों को सपना था, उससे भी अच्छा राम मंदिर बना, इसलिए आप अयोध्या मत छोड़िए। तो उन्होंने कहा कि संतों के आदेश का पालन होगा। हमने निवेदन किया, बोले अंतिम सांस तक हम अयोध्या रहेंगे।
तो वहीं यूपी के बहराइच में चंदा चोरी और संसद में पप्पू यादव के संत वेश धारण करने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। हुजूरपुर क्षेत्र में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सांसद पप्पू यादव और समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के पुतले फूके और जमकर नारेबाजी भी की। और बात होगी अब महाराष्ट्र की बिग ब्रेकिंग में, क्योंकि यहां के कोल्हापुर में एक मकान में विस्फोट हो गया। विस्फोट में जेलेटिन का इस्तेमाल किया जाने की आशंका जताई जा रही है। विस्फोट के मकान तो क्षतिग्रस्त हुआ ही है, आसपास के मकानों को भी इससे काफी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल फॉरेंसिक टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पुलिस हर एंगल से तफ्तीश कर रही है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर से तस्वीरें सामने आई हैं। ये मकान था, बंद मकान था। यहाँ पर अचानक ही विस्फोट हो जाने से अब और भी ज्यादा जांच में तेजी लाई गई है। आले तर असे प्राथमिक तपासमध्ये निष्पन्न होत आहे की घरांना नुकसान करण्याच्या दृष्टीने इथे कोणते ब्लास्ट मटेरियलचे, एक्सप्लोजिव्ह मटेरियलचे यूज झालेलं आहे। फॉरेन्सिकची टीम पण सध्या घटनास्थळावर उपलब्ध आहे आणि बंद घरं असल्यामुळे कोणतेही जीवितहानी झाले नाही आणि फक्त घराचे नुकसान झालं आहे आणि या मॅटरमध्ये पूर्ण बारकाईने आमचे तो वहीं महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार को गूंगी गुड़िया कहे जाने पर बवाल मच गया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर कांग्रेस की एक पोस्ट में डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार को म्यूट डॉल लिखा गया, यानी कि गूंगी गुड़िया। इसके विरोध में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। कांग्रेस पार्टी ने इसे महिलाओं का अपमान बताया। वहीं मुंबई और पुणे में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। एनसीपी नेताओं ने कांग्रेस से सार्वजनिक माफी की मांग की है और चेतावनी दी है कि माफी नहीं मिलने पर आंदोलन और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं सुनेत्रा पवार ने कहा है कि समय आने पर वो इसका जवाब देंगी। गूंगी नहीं, अरे गूंगी नहीं, अरे गूंगी नहीं। सुनेत्रा वहिनी के वेळ आल्यानंतर चोख उत्तर देईन मी वेळ आल्यानंतर चोख उत्तर देईन मी वेळ आल्यानंतर चोख उत्तर देईन मी। तो वहीं इस पूरे मामले पर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने इसे महिलाओं का अपमान बताया है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बात का बतंगड़ बताया जा रहा है। कार्टून छपते हैं जिस प्रकार से राजनीतिक में तंज कसना एक वहाँ की एक खूबसूरती भी होती है अपनी जगह एक, तो उसको ही वहाँ निभाया गया। उसमें कोई अभद्र शब्दों का, अभद्र भाव का कोई इस्तेमाल नहीं, मगर उसके बावजूद कहीं ना कहीं पिछले दिनों से आपने देखा होगा कि एनसीपी कहीं नज़र नहीं आ रही। भारतीय जनता पार्टी उनको सत्ता में होते हुए भी उनको कोई उनका सम्मान नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं अस्तित्व दिखाने के लिए उन्होंने चली हुई चाल होगी। मैं तो वहीं सीएम योगी को फोन पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में अनिल नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अनिल को आज ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपी पर कार्रवाई की रिपोर्ट एसएसपी ने देर रात डीजी मुख्यालय को भेज दी है। आपको बता दें कि आरोपी अनिल ने 112 पर कॉल करके मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद ये गिरफ्तारी की गई है। बड़ी जानकारी सामने आई है। इस व्यक्ति का नाम अमित बताया जा रहा है और गिरफ्तारी के बाद में ये तस्वीरें भी सामने आई। लगभग 11 बजे अनिल कुमार नामक व्यक्ति के द्वारा फोन करके माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री आदित्यनाथ योगी जी को जान से मारने की धमकी देते हुए गाली गलौज किया गया एवं मौके पर जब पीआरवी कर्मी और थाना पुलिस पहुंची तो उनके साथ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज किया गया, जिस संबंध में थाना भोजीपुरा पर मुकदमा अपराध संख्या 587/26 पंजीकृत करते हुए उक्त व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है एवं पूछताछ कर माननीय न्यायालय के सुपुर्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, पूछताछ में अब तक क्या कुछ सामने आया है? देखिए, पूछताछ में अभी तक फिलहाल कुछ ठोस बातें निकलकर सामने नहीं आई है। पुलिस लगातार अभी भी पूछताछ कर रही है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ का आरोप था, उसके बाद तुरंत बड़े
करके इस मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उसके बाद थोड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से जब पूछताछ की जा रही है तो आरोपी कुछ ठोस बता नहीं पा रहा है और फिलहाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। अमित, पृष्ठभूमि निकल के आ पाई है इस आरोपी की? जी हाँ, बिल्कुल। पृष्ठभूमि अभी देखा जा रहा है। फिलहाल जो बताया जा रहा है कि ये एक सामान्य युवक है और इलाके के लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिरकार उसने इस तरीके से धमकी क्यों दी। शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मदरसों पर दिए गए बयान को लेकर बवाल नहीं थम रहा है। केशव मौर्य ने मदरसों को अघोषित तौर पर आतंकी फैक्ट्री बताया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या फिर भारत, सभी जगह मदरसों की स्थिति कमोबेश एक जैसी है। वास्तविकता यह है कि मदरसे आतंकवादी तैयार करने की फैक्ट्री हैं। उनके इस बयान को लेकर विवाद शुरू हो गया है। मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। तो वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने बीजेपी पर धार्मिक ध्रुवीकरण का आरोप लगाया और कहा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने दावा किया कि अधिकांश आतंकियों की शिक्षा मदरसों से जुड़ी रही है। उन्होंने कहा कि मदरसों को नई शिक्षा नीति अपनाकर आधुनिक विषयों की पढ़ाई भी शुरू करनी चाहिए। देखिए, कोई भी बात कह देने से चाहे कोई भी कह रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जिस पद पे बैठे हुए हैं उस पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में तो हाल ऐसा है कि अगर मुसलमान छींक भी देता है तो उसके घर पे बुलडोज़र पहले पहुंच जाता है। तो अगर उनके पास कोई तथ्य होते तो मैं समझती हूँ कि सबसे पहले वो कार्रवाई वो लोग कर चुके होते। अक्सर जब आतंकवादी पकड़े गए और उनका जब शिक्षा दीक्षा देखी गई है तो 99% उनकी शिक्षा मदरसों से होके आई है और मदरसों में दीनी तालीम होती है। बहुत उर्दू, अरबी, फारसी और धार्मिक पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं और वहाँ से बच्चों का ब्रेन वॉश हुआ है। तो वहीं जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने केशव प्रसाद मौर्य के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है। उन्होंने कहा कि मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बताना सांप्रदायिकता की इंतहा है। मदनी ने कहा कि मदरसों ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई है और उन्हें आतंकवाद से जोड़ना इतिहास और संविधान दोनों का अपमान है। तो ये जो पूरा बवाल है ये सियासी बवाल देखने को मिल रहा है डिप्टी सीएम के उन बोल के बाद में, जिसके बाद में अब सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप उन पर लगाया जा रहा है। जहां केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया कि जितने भी मदरसे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो, भारत में हो, बांग्लादेश में हो, वो कमोबेश आतंकवादी बनाने की फैक्ट्री ही है और यहीं से इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। अब इस पर बवाल शुरू हो चुका है। अरशद मदनी की तरफ से भी डिप्टी सीएम पर हमला बोला गया है। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। सुनेत्रा पवार को गूंगी गुड़िया कहने पर गरमाई महाराष्ट्र की सियासत। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने मुंबई कांग्रेस दफ्तर के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। एनसीपी की कांग्रेस से सार्वजनिक माफी की मांग। यूपी विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार। कल राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर विपक्ष ने किया था भारी हंगामा। समाजवादी पार्टी के विधायकों की मार्शल से धक्का मुक्की। योगी बोले एसपी का आचरण सदन की मर्यादा के खिलाफ। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर दान घोटाला मामले में महाराष्ट्र सरकार का एक्शन। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पिछले 5 साल में दान में मिले पैसे और जेवरात के ऑडिट के दिए आदेश। रांची में जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में सीआईडी का बड़ा एक्शन। परीक्षा एजेंसी से सेटिंग करके गड़बड़ी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। अब तक कुल 14 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर बवाल जारी। बांग्लादेश, पाकिस्तान के साथ भारत के मदरसों को बताया आतंकवादी बनाने की फैक्ट्री। समाजवादी पार्टी ने चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने का लगाया आरोप। मौलाना और साधु संतों के बीच जुबानी जंग।
बरेली में सीएम योगी को धमकी देने के आरोप में अनिल नाम का शख्स गिरफ्तार। आरोपी को आज ही कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। 112 पर कॉल करके दी थी जान से मारने की धमकी। गाजियाबाद में गौरक्षा को लेकर बवाल। मोदी नगर में गाय लेकर जा रही 3 महिलाओं से मारपीट। पुलिस ने हिंदू रक्षा दल से जुड़ी महिला समेत 3 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। पीओके पर पाकिस्तानी सेना के जुल्म के खिलाफ आज दुनिया भर में प्रदर्शन की अपील। जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी यानी JAAC का पाकिस्तान सेना पर अत्याचार का आरोप। दमन के खिलाफ वैश्विक प्रदर्शन की अपील। CNN न्यूज 18 का दावा। लाल सागर में यमन के तट पर भारतीय जहाज पर हमले में भारतीय जहाज लाल सागर में डूबा। जहाज पर सवार सभी 13 भारतीयों को बचाया गया। भारत ने हमले की निंदा की। हॉर्मूज पर संभावित समझौते की उम्मीद से कच्चा तेल $80 प्रति बैरल से नीचे फिसला। तेल कीमतों में गिरावट से वैश्विक बाजारों को राहत। अमेरिकी शेयर बाजार में भी रिकॉर्ड तेजी। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। SBI, the banker to every Indian, truly. फेयर सोप एंड फेस वॉश, रूप सवारे चेहरा निखारे। Paramount, भारत का एकमात्र वायर 20 साल की वारंटी के साथ। Home your future with Maharishi University, Lucknow and Noida campus. और 8 बजे की बिग ब्रेकिंग बड़ी जानकारी आई। थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट से जुड़ी हुई जो मंगलवार को टर्ब्यूलेंस यानी कि तेज हवा के झटकों में फंस गई थी। हालांकि पायलट ने विमान को सुरक्षित उतार लिया था, लेकिन जब इस फ्लाइट के अंदर की तस्वीरें सामने आई तो हर कोई इसे देखकर परेशान हो गया। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब विमान तेज हवा के झटकों में फंस गया था और अचानक ही 300 फीट तक नीचे आ गया था। इस दौरान कुछ लोग घायल भी हो गए हैं, जिन्हें तुरंत ही लैंडिंग के बाद में इलाज के लिए भेजा गया। ये तस्वीर सामने आई न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली। ये तस्वीर आप देखिए, ये एयर इंडिया का विमान था। ये फ्लाइट मंगलवार को टर्ब्यूलेंस में फंस गई, जिसके बाद अचानक से ही 300 फीट नीचे आ गई, यानी कि हवा में ही सीधे डिप डाउन किया। और उसके बाद में इसी की वजह से संतुलन जो अंदर बैठे यात्री थे, जो केबिन क्रू था, उनका बिगड़ा और इसकी वजह से उन्हें चोटें आ गई हैं। कुछ लोग घायल हुए हैं। इन सभी को तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया है। लैंडिंग के बाद से न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। मेरी सहयोगी प्रियंका कांडपाल हमारे साथ जुड़ गई है। प्रियंका, क्या वजह बताई जा रही है इस पूरे हादसे की? देखिए, गंभीर टर्बुलेंस इसका जो कारण है वो बताया जा रहा है। दरअसल जब फुकेट से दिल्ली आ रही थी फ्लाइट तो बहुत ज्यादा टर्बुलेंस हुआ और जो एयर पॉकेट्स है, बेसिकली आप सीधे शब्दों में इस बात को समझिए कि जब आप बादल से गुजर रहे हैं तो ऐसे में हर वक्त हवा एक जैसी नहीं रहती है। ऐसे में पानी जहां था और वहां हवा नहीं मिली, जिसकी वजह से जो प्लेन था उसकी ऊंचाई अचानक से कम हो गई। और अगर 300 फीट की ऊंचाई प्लेन में हवा में कम होती है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक वो टर्बुलेंस लोगों ने उस वक्त महसूस किया होगा। तो टर्बुलेंस से जब फ्लाइट गुजर रही थी उसने अपना अल्टीट्यूड खोया, जिसकी वजह से वो अचानक नीचे की तरफ हो गई और जिसकी वजह से तकरीबन 17 लोग फ्लाइट में जो थे उनको चोटें लगी हैं। बताया गया है कि 5 लोगों को इलाज के बाद छोड़ भी दिया गया है, लेकिन अभी भी तकरीबन 12 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। कल जो मिनिस्टर है एविएशन के राम मोहन नायडू वो भी वहां पर गए थे। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट ये है कि DGCA ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। उसके लिए जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है, FDR होता है, और जो कॉकपिट पर बात की जाती है जिसको CVR कहा जाता है, उनको कब्जे में ले लिया गया है, जिससे कि पता चल पाएगा कि उस वक्त एग्जैक्ट उस मोमेंट में क्या हुआ और क्या ये एक ऐसी चीज थी जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता था, या इसमें ये कोई टेक्निकल ग्लिच था, या पायलट से कोई गलती हुई। तो ये तमाम चीजें जो है अब DGCA इनकी जांच कर रही है। ठीक है प्रियंका, शुक्रिया आपका ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात होगी पंजाब की, क्योंकि पंजाब कांग्रेस में जारी अंदरूनी विद्रोह के बीच में पंजाब कांग्रेस प्रभारी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ साफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हर बूथ कांग्रेस मजबूत अभियान में कुछ लोगों ने जानबूझकर हंगामा करने की कोशिश की। अगर वो वास्तव में कांग्रेसी हैं तो उन्हें पार्टी के कार्यक्रम में बैठकर हिस्सा लेना चाहिए। बघेल ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे लोगों की पहचान कर उनकी रिपोर्ट कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भेजी जाएगी और पार्टी के भीतर मौजूद ऐसे स्लीपर सेल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
आइडेंटिफाई करके उसको फिर राहुल गांधी जी ने बोला कि स्लीपर सेल है, उसको हाथ जोड़ के नमस्ते करना है। निकालने की तैयारी है आप जो बता रहे हैं ना स्लीपर सेल, इन चीजों पर खास कर देखिए, पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ गई है। जहां पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल ने हंगामा करने वालों को चेतावनी दी, तो वहीं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर